मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय है हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का प्रभाव, लाभ और हानि। आज़ादी के बाद से ही भारत के सामने अनेकों समस्याएं थीं। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी गरीबी और भुखमरी। कहने को तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, पर आज़ादी के समय मात्र 36 करोड़ जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। इस गंभीर समस्या को निपटने के लिए सरकार द्वारा देश में पहली पंचवर्षीय योजना में अपने मुख्य फोकस के रूप में कृषि विकास को रखा। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गंभीर खाद्य संकट का सामना किया तथा देश में गरीबी और भूखमरी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरी, जिसे देखते हुए सरकार ने 1958 में भारत में खाद्य समस्या की कमी के कारणों की जांच करने और उसे दूर करने के उपायों को सुलझाने के लिए एक टीम का गठन किया। इस गठित टीम ने पूरे देश में अनेकों शोध कार्य किए तथा सरकार को सुझाया कि भारत को इस समस्या से निपटने के लिए उन क्षेत्रों में अधिक फोकस करना चाहिए जहां पर कृषि उत्पादन बढ़ाने की संभावना अधिक है। इसके परिणामस्वरूप पहले से ही विकसित हुए क्षेत्रों को अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए गहन खेती के लिए चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुई थी। उत्पादन में यह वृद्धि इतनी अधिक थी कि कई अर्थशास्त्रियों ने इसे हरित क्रांति नाम दिया। यह उत्पादन देश में कृषि में नई तकनीकी के प्रयोग के कारण हुआ था। हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति शब्द हरित एवं क्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें क्रांति का तात्पर्य किसी घटना में तेजी से परिवर्तन होने और उस परिवर्तन का प्रभाव आने वाले लंबे समय तक रहने से है, जबकि हरित शब्द का तात्पर्य कृषि या फसलों से लगाया जाता है। अर्थात हरित क्रांति का अर्थ किसी देश में कृषि उत्पादन में अल्पकाल में विशेष गति से वृद्धि का होना और उत्पादन की यह वृद्धि दर आने वाले लंबे समय तक बनाए रखने से है। हरित क्रांति की परिभाषा। पहला, भारतीय कृषि के संदर्भ में हरित क्रांति से आशय छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि से है जो थोड़े समय में ही उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों और नवीन तकनीकी के फलस्वरूप हुई। दूसरा, हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई थी। हरित क्रांति के जनक। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था। यह एक जेनेटिक्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के देसी बीजों के साथ में मिश्रित कर एक अत्यधिक उत्पादन देने वाली बीज का विकास किया था। कृषि में इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हरित क्रांति के घटक। सबसे पहला पॉइंट है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग रहा है। हरित क्रांति में प्रयोग की जाने वाली सबसे उन्नतशील बीज नॉरिन 10 थी, जिसे डॉक्टर एस.सी. शेली ने सन 1948 में जापान से अमेरिका से लाए थे। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति के फलस्वरूप मैक्सिको से आया उन्नत किस्म आरोही सोनारा 63, वसुंधरा 64 थी, जिसके उपयोग से कृषि उपज काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा मैक्सिको से आए बीजों को देश के देसी किस्म के बीजों को संकरण द्वारा एक नई तक अत्यधिक उपज देने वाली किस्म में बदल दिया
जिससे कि देश में कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग फसलों की वृद्धि और विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मुख्य है। भारतीय मृदाओं में इन पोषक तत्वों की भारी कमी पाई जाती है। हरित क्रांति के पहले कृषक इन पोषक तत्व से अनभिज्ञ थे तथा गोबर आदि जैविक खादों से अपने कृषि कार्य को करते थे, जिसके कारण कृषि उत्पादन इतना अधिक नहीं था जितना कि होना चाहिए था। परंतु हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप देश में रासायनिक उर्वरकों का उपभोग की मात्रा काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई, जिससे देश की मृदा में इन पोषक तत्वों की पूर्ति की वजह से फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। फसल उत्पादन में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। हरित क्रांति के पूर्व देशों में कृषि मानसून के भरोसे हुआ करती थी। जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती थी उस वर्ष उत्पादन अच्छा हो जाता था, लेकिन जिस वर्ष बारिश कम होती थी उत्पादन भी उसी अनुपात में गिर जाता था। हरित क्रांति के दौरान देश में सिंचाई सुविधाओं का सर्वाधिक विकास हुआ, जिससे देश की प्यासी भूमि को पानी मिलने से देश की फसलें तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। पौधों का रोगों और कीटों से बचाव। फसलों का एक महत्वपूर्ण शत्रु कीट और रोग है। हरित क्रांति से पूर्व इनसे बचाव के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते थे, लेकिन हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कीटों और रोगों से बचाव के लिए तरह तरह के रासायनिक कीटनाशकों और रोगनाशकों का प्रयोग होने लगा, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। बहुफसली कार्यक्रम। आज़ादी के समय देश में वर्ष में अधिकतर क्षेत्रों में सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद देश में बहुफसली कार्यक्रम को सर्वाधिक जोर दिया गया, जिससे किसानों को इसमें ये समझाया गया कि वह एक ही खेत में एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल का उत्पादन करें, जिससे कि किसानों को अधिक उपज का लाभ होने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो। वर्तमान में देश में 68% से अधिक सिंचित क्षेत्रों में बहुफसली खेती की जाती है। आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग। आज़ादी के समय हमारे देश के कृषक बैलों से जुताई आदि का कार्य किया करते थे, लेकिन हरित क्रांति के दौरान कृषि को आधुनिकीकृत किया गया तथा कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा मिला, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसानों की लागत में भी कमी आई और किसानों को कृषि उपकरण में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया, जिससे कृषक आसानी से कृषि उपकरण खरीद सके। मृदा परीक्षण केंद्रों की स्थापना। हरित क्रांति के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई तथा किसानों के खेत से मृदाओं के सैंपल एकत्र करके उनके खेत में वही पोषक तत्व डाले जाने की सलाह दी गई, जिस पोषक तत्व की उनके खेत में कमी थी, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषकों को उपज का उचित मूल्य की गारंटी। आज़ादी के समय देश में कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से अधिकतर किसानों का कृषि कार्य से मोह भंग हो रहा था, लेकिन हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा देश में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए वर्ष में 2 बार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है तथा ये आश्वासन भी दिलवाता है कि उनकी उपज का उन्हें उचित मूल्य दिया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसलों पर ज़्यादा दिखाई पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि तक सीमित रह गया। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग था। भारत में हरित क्रांति शब्द की संज्ञा डॉक्टर विलियम गार्ड ने दी। हरित क्रांति के लाभ। खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देश के खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा था। इसका सर्वाधिक प्रभाव देश के प्रमुख खाद्यान्न फसल धान और गेहूं पर दिखाई दिया। धान की बात की जाए तो पूरे देश में जहां धान का उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन था, हरित क्रांति के प्रभाव के कारण यह उत्पादन बढ़कर
1978-89 में 131.9 मिलियन टन तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अगर गेहूं की बात की जाए तो सन 1965-66 में जहां गेहूं का उत्पादन पूरे देश में 10.4 मिलियन टन से बढ़कर 1978-89 में 35.5 मिलियन तक पहुंच गया। खाद्यान्नों का आयात में कमी। आज़ादी के समय भारत कुल खाद्यान्न के मामले में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था, परंतु हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में असीमित वृद्धि की वजह से भारत न सिर्फ खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि खाद्यान्नों का निर्यात भी किया जाने लगा। कृषि बचत में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में अत्यधिक वृद्धि के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई और यह वृद्धि विशेष रूप से औद्योगिक विकास में लाभदायक रही। कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से कृषि में रोजगार में भी वृद्धि दर्ज की गई। कृषि में रोजगार के नए नए द्वार खुले। जहां पर पहले सिर्फ वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन होता था, वहां पर अब 2 और उससे अधिक फसलों का उत्पादन होने लगा। अधिक उत्पादन की वजह से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ, जिसकी वजह से उद्योगों में भी रोजगार में वृद्धि हुई। कृषि निवेश में वृद्धि। आज़ादी के पहले कृषि एक घाटे का सौदा हुआ करती थी, परंतु हरित क्रांति के बाद वह फायदेमंद सौदे में बदली। अतः कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए पूंजीपतियों के द्वारा इसमें तरह तरह के निवेश किए गए। ग्रामीण विकास में वृद्धि। हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा इनका जीवन निर्वाह का एकमात्र विकल्प कृषि है और कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने पर इसका सीधा प्रभाव इनके रहन सहन पर पड़ा। खाद्यान्नों के दामों में स्थिरता। हरित क्रांति से पहले देश में खाद्यान्नों के मूल्य के निर्धारण के लिए कोई विशेष आयोग नहीं था, जिससे इन खाद्यान्नों के मूल्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव दर्ज किया जाता था। कभी ये दाम काफ़ी अधिक होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, तो कभी कृषक को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद इन खाद्यान्नों के मूल्य में परिवर्तन को रोकने के लिए एक विशेष आयोग गठित किया गया, जिससे इन खाद्यान्नों के दामों में उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक नियंत्रित हुए। हरित क्रांति की हानि और समस्याएं। मृदा उर्वरता में कमी। हरित क्रांति के प्रभाव से देश में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में तो अत्यंत वृद्धि हुई, परंतु इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव देश की मृदा पर पड़ा, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन और कृषि उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा, जिसका सीधा प्रभाव मृदा पर पड़ा, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता घटी और मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी नष्ट हुए। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। आधुनिक कृषि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन, कृषि उर्वरकों तथा अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन तो बढ़ा ही साथ कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित इसने किया। देशी किस्में कृषि उत्पादन कम तो देती थी, लेकिन वह पोषक तत्व से परिपूर्ण थी। छोटे और सीमांत किसानों पर प्रभाव। आधुनिक कृषि में उन्नतशील बीज, कृषि रसायन और उर्वरकों को बाजार में खरीदना पड़ता है। चूँकि भारत के अधिकतर किसान गरीब और मध्यम वर्ग के हैं, अतः वे इन महंगे उत्पाद को खरीदने में असमर्थ होते हैं और कर्ज के मुंह में फंस जाते हैं। पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। आधुनिक कृषि में प्रयोग होने वाले कृषि रसायन और उर्वरकों से मृदा की उर्वरता में तो कमी आती ही है, साथ ही साथ वह जलीय जीव, नदी आदि को भी दूषित कर देते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।